सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कि आज जो मैं पढ़ाऊँ उसको कल आपको रिवाइज करके आना है और कमेंट में बताना है कि आपने क्या क्या पढ़ा, कौन सी परिभाषा पढ़ी आपने, फसल किसे कहते हैं और खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं, जुताई किसे कहते हैं। ये सब आपको नेक्स्ट क्लास में जब आप आओ तो आप ये सब याद करके आना है आप सभी को, ठीक है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंध। आपने इस तरीके से चैप्टर को पहले कभी नहीं पढ़ा होगा जिस तरीके से आज मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है। तो बहुत आसान चैप्टर है और आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक यही बनता है आपकी बुक में कि फसल किसे कहते हैं। तो मैं आपके लिए मेन जो चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकते हैं उस तरीके के मैं आपके सामने लेके आया हूँ। फसल किसे कहते हैं, तो आप देखें कि जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, इसे फसल कहते हैं। समझ में आ गया? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं उसे फसल कहते हैं। जैसे हम हमारे खेत में मतलब अनेक प्रकार की फसल बोते हैं, जिसमें बाजरा, गेहूँ, चना, ये सब हम जो बड़े पैमाने पे हम जो उगाते हैं उसको हम फसल कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि मतलब ये क्या है। मतलब मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। हम इनको मतलब काम में लेते हैं, ये तरीके हैं। इन तरीक़ों से हम खेत को अच्छी तरीके से हम मतलब अच्छी फसल उगाने के लिए या अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए हम ये काम करते हैं कि पहले मिट्टी को तैयार करते हैं, उसके बाद बुआई करते हैं, उसके बाद खाद देते हैं, उर्वरक देते हैं, सिंचाई करते हैं, खरपतवार जो हमारे काम की चीज़ें नहीं हैं उसको हम हटा देते हैं, और कटाई और भंडारण ये सभी हम काम में लेते हैं। और ये कृषि पद्धतियाँ हैं किसानों के द्वारा काम में ली जाने वाली। अब स्टार्ट करते हैं कि जो ये कृषि पद्धतियाँ हैं ये कौन कौन सी है। तो आप लिख सकते हैं कि मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद, उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, ठीक है, भंडारण, ये सभी, ठीक है। अब आता है मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि जुताई किसे कहते हैं, तो आप ये याद रख लेना कि मिट्टी को उलटने पुलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन है ना जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको याद करना है। और मैंने ऊपर ये भी बताया कि फसल किसे कहते हैं, ठीक है, फसल किसे कहते हैं, समझ में आ गया। और मैंने ये भी बताया कि जो ये कृषि पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप ये इसको भी याद कर लेना, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है,
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद कहते हैं। बच्चों, आपने देखा होगा कि घर में हम पशु रखते हैं तो उस उनसे क्या होती है कि हमें खाद प्राप्त होती है, और खाद जब ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, तो उसको हम खेतों में डाल देते हैं। और खेतों में डालने से फ़ायदा ये होता है कि हमारी जो फसल होती है वो अच्छी होती है और उपजाऊ होती है। हमारे जो भी हमने जो फसल बोई है वो अच्छी तरीके से पक जाती है और अच्छी होती है, उसमें एनर्जी होती है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट बात करते हैं कि जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। खेतों में लगातार, क्या बोल रहा हूँ ध्यान देना, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। समझ रहे हो? कि अगर हम खेतों में लगातार फसल उगाने लगे तो खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और पोषक तत्वों की कमी को बढ़ाने के लिए हम उसमें खाद देते हैं और उसमें हम उर्वरक डालते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? ये जो पिछला टॉपिक है ना, कि वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। तो खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम उसमें खाद और उर्वरक डालते हैं। आगे बात समझ में? ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट और पोटास। ठीक है, यूरिया और अमोनियम और पोटास आदि उर्वरक है। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछ ले कि उर्वरक क्या है, मेरी बात को समझ रहे हो? कि ये जो उर्वरक है ये क्या है? ये उर्वरक, तो उर्वरक है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक है। समझ गए? तो नेक्स्ट बात करते हैं कि उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। उर्वरक को हम फैक्ट्रियों में बनाते हैं, और खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। मैंने अभी बच्चों आपको एक चीज़ बताई कि जो ये उर्वरक है, उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है और खाद जैविक पदार्थ प्रक्रिया द्वारा बनता है। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं कि केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं, तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ना, छोटे छोटे माइक्रोब होते हैं, छोटे छोटे जो केंचुए होते हैं जो हमारी ज़मीन में चलते हैं, तो ये क्या करते हैं, मिट्टी को पोला करते हैं। आपने काफ़ी जगह पे देखा होगा कि मिट्टी मतलब अपने आप पोली हो जाती है। वो अपने आप नहीं होती है, वो सूक्ष्म जीव होते हैं, केंचुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जब ज़मीन में चलते हैं तो वो कहीं कभी किधर ही जाते हैं, कभी किधर जाते हैं, मतलब इधर उधर फिरते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारी जो मिट्टी होती है वो पोली हो जाती है और ह्यूमस बनाती है। समझ रहे हो? मिट्टी पोली हो जाती है और क्या करती है, ह्यूमस बनाती हैं। ये 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 आप देखो, तो मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ना, ये केंचुए एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा देते हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक यकीन ये दिलाता हूँ कि अगर आप मैं आज से मैं सारे चैप्टर इसी चैनल पे डालूँगा, जिस भी आप जो भी तैयारी कर रहे हो, चाहे 6ठी क्लास की हो, 7वीं क्लास की हो, 8वीं क्लास की हो, तो
सारे मैं वीडियोस डालूँगा वो इसी चैनल पे डालूँगा, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके रखना। और कोई भी नोटिफिकेशन आए उसको आप ज़रूर देखना कि सर ने क्या पढ़ाया है। तो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैं आपको वो आसानी से, आसान तरीके से कैसे बता सकूं, ऐसा प्रयास करूंगा। ठीक है। तो आज से आपने कहीं पे भी इस तरीके से नहीं पढ़ा होगा, मैं जानता हूँ। मैंने भी मतलब 8वीं क्लास की है, 6ठी क्लास की है, 7वीं क्लास की है, लेकिन क्या है कि बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है उतना कि बच्चे समझ सकें, वो सीधा पढ़ा के चले जाते हैं। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ, मैं भरोसा करता हूँ कि बच्चों को समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। आगे नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट बात करते हैं कि कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। समझ रहे हो? जो कल्टीवेटर होता है, जो हम खेतों में काम लेते हैं, कल्टीवेटर के उपयोग से क्या होता है, कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। मतलब हम समय को बचा सकते हैं कल्टीवेटर से। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं कि फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। समझ रहे हो क्या बोला? दोबारा सुनो कि फसलों को अदल बदल कर बोना, फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। या आप इस बात को ध्यान में रखना। जब क्या क्या होता है इसका मतलब समझो कि जब हम एक फसल हमने इस बार बोई और नेक्स्ट फसल जो है वो हमने 6 महीने बाद बोई, तो अदल बदल कर जो ये बोना है, ठीक है, अदल बदल के बोना है, तो उसको हम फसल चक्रण कहते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं कि राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। स्थिरीकरण, ये जो नाम है ना ये थोड़ा गलत है, ये टाइपिंग मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, जो ये ना ये, तो इसको इस तरीके से लिख लेना। इस तरीके समझ में आ गया? नेक्स्ट बात करते हैं मोट, चेन, पंप। ये आप समझो। मोट, चेन, पंप, डेकली और रहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि सिंचाई के पारंपरिक तरीके क्या है, तो आपको लिखना है मोट, चेन, पंप, डेकली और रहट, ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इससे मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। समझ में आ गया? अब नेक्स्ट बात करते हैं कि कुएं, जलकुंभ, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर, ये सभी सिंचाई के प्रमुख स्रोत है। सिंचाई हम किससे करते हैं? सिंचाई हम कुएं से, जलकुंभ, तालाब, झील, नदियाँ, बांध, नहर सिंचाई के प्रमुख ये स्रोत है। अगर ये नहीं होंगे तो हम हमारी फसलों में पानी कहाँ से देंगे? अगर पानी कम पड़ गया तो इसमें नहर भी होता है, बांध भी होते हैं, नदियाँ भी होती है, वहाँ से हम क्या करते हैं, पानी स्टोर करते हैं वहाँ पे, और जब हमें आवश्यकता होती है फसलों में देने के लिए तो हम वहाँ से पानी को फसलों में देते हैं, और सिंचाई करने के ये प्रमुख साधन है। आपको समझ में आया होगा? नेक्स्ट बात करते हैं कि छिड़काव तंत्र क्या है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए जल पर
जल कम मात्रा में उपलब्ध है। छिड़काव तंत्र क्या है? इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है जहाँ पर जल जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। ये आपने ये जो है ना, ये काम नहीं है, इसको आप कम लिखना है आपको। कम कम मात्रा में उपलब्ध होता है, समझ में गया? तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो जो मैंने पढ़ाया है उसको बच्चों आपको कल याद करके आना है, ठीक है, याद करके आना है। और कल हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्या है कि जो शुरुआत में जो हम धीरे धीरे पढ़ते हैं वो बच्चों को समझ में आता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे क्लास लंबी होती है तो बच्चों को समझ में आना बंद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, कल एक न्यू न्यू ये टॉपिक है वो लेके आएंगे कि पार्ट टू पढ़ेंगे इस फसल उत्पादन एवं प्रबंध का, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू सो मच, आप इतने देर तक क्लास में जुड़े। और आप सभी को वादा करता हूँ, आप सभी बच्चों से, कि अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, आप मेरी क्लास को वॉच करेंगे, तो यकीन दिलाता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर काफ़ी अच्छे बनेंगे और आपके घर वालों को खुशी होगी कि बच्चे आपने कहाँ से पढ़ा, किस तरीके से समझा आपने। मैं एक एक टॉपिक आपको क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। तो बच्चों भरोसा रखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।